दुनिया में जब भी खुफिया एजेंसियों का नाम लिया जाता है उसमें एक महत्वपूर्ण नाम निकल के आता है इजराइल की खुफिया एजेंसी, जिसका नाम है मोसाद। आखिर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ऐसा क्या करती है, ऐसे कौन से ऑपरेशन करती है और ऐसे क्या नामुमकिन से मुमकिन करने वाले काम करती है जिस कारण से दुनिया में मोसाद का लोहा माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आप हिंदुस्तान में एक कहावत चलती है कि जो नाग या नागिन होते हैं ये बदला लेते हैं, 7 जन्म तक बदला लेते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि हो सकता है नाग और नागिन भी एक बार माफ कर देंगे, बदला नहीं लेंगे। लेकिन मोसाद के साथ कहा जाता है कि मोसाद से अगर किसी ने टक्कर ली तो वो 101% कंडीशन में बदला जरूर लेती है। मैं से ढेर सारे आपको एग्जांपल्स बताऊंगा आने वाले वीडियो सीरीज में कि मोसाद ने 25-25, 30-30 साल लगा दिया लेकिन बदला जरूर लिया है। मोसाद आतंकवादियों से कभी कंप्रोमाइज नहीं करती, कभी बात नहीं करती और अपने यहां लोगों की जान की परवाह बहुत ज्यादा करती है। अगर उससे आपने टकराए मतलब निश्चित रूप से आपका खात्मा तय है, आपकी समाप्ति 100% तय है। एक राइटर है जिनका नाम है, ये देखिएगा आपकी स्क्रीन में आएगा, रोनेन बर्गमैन। इनकी एक किताब है राइज एंड किल फर्स्ट। ये जो किताब है इस किताब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑपरेशन के बारे में जिक्र किया गया है। वो ऑपरेशन क्या है और उस ऑपरेशन में बताया गया है कि एक खतरनाक आतंकवादी को किस तरीके से मारा गया था। दुनिया को पता तक नहीं चला कि आखिर क्या इस्तेमाल किया गया था और कैसे उसको मारा गया था और उस आतंकवादी को खत्म किया गया था। क्या घटना थी, उसको क्यों मारा गया था और कैसे मारा गया था, ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा, पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत नॉलेज वाला है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी जानकारी, ऐसे वीडियोज आपका नॉलेज बूस्ट करते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये जो किताब है राइज एंड किल फर्स्ट, उसमें एक आतंकवादी को मारने का जिक्र किया गया है, उसके तरीकों को बताया गया कि क्या तरीका उसके लिए इस्तेमाल किया गया था। उसके पहले मैं एक स्टोरी बताता हूं कि आखिर उस आतंकवादी को मारा क्यों गया था। आपको पता है कि एटमेरेड एयर फ्रांस का A300 जो प्लेन हाईजैक हुआ था, उस प्लेन हाईजैक में ढेर सारे दुनिया के लोग थे। उसमें इजराइल के भी कुछ लोग थे, 3 सिविलियन थे और एक व्यक्ति थे आर्मी के ऑफिसर थे। उस आर्मी के ऑफिसर का नाम क्या था? उस आर्मी के ऑफिसर का नाम था योनी नेतन्याहू। और बिल्कुल आपने नेतन्याहू सुना, बिल्कुल बेंजामिन नेतन्याहू जो आपके इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बड़े भाई थे योनी नेतन्याहू, वो भी इसमें थे। इनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। ये पूरी स्टोरी है। उस प्लेन हाईजैक के बारे में कभी अलग से मैं वीडियो कर दूंगा। अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं कल ही उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। आज हमारा सिर्फ फोकस इस ऑपरेशन पे है, किस प्रकार से उस आतंकवादी को मारा गया था। जो प्लेन हाईजैक किया गया उसमें इजराइल के 3 सिविलियन थे और योनी नेतन्याहू थे। इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, गलत किया गया। और ये इजराइल को जब मालूम चला कि ये ऐसा प्लेन हाईजैक हुआ है और उसमें हमारे लोग हैं, इजराइल के लोग उसमें बैठे हुए हैं, सवार हैं, निश्चित रूप से जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मोसाद जो है, जो इजराइल है, वो कभी भी अपने लोगों के साथ गलत होता नहीं दे सकता। और फिर क्या था, इजराइल के उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम आपके स्क्रीन में आएगा, बेगिन साहब, उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने एक प्लान बनाया और प्लान तैयार किया कि इस ऑपरेशन, इस प्लेन हाईजैक का बदला लिया जाएगा। और उसके लिए उन्होंने पूरा का पूरा एक ऑपरेशन स्ट्रेटजी तैयार की। सवाल आता है कि वो जो हाईजैक हुआ था, प्लेन हाईजैक हुआ था, उसका मास्टरमाइंड कौन था? आपको स्क्रीन में उनकी फोटो आने वाली, ये है वादी हद्दाद। वो जो पूरा प्लेन हाईजैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड था वादी हद्दाद। यही उसी ने ही इस पूरे प्लान को बनाया था और प्लेन हाईजैक का मास्टरमाइंड आप उसको कह सकते हैं। जब प्लेन हाईजैक हुआ, पूरा घटनाक्रम समाप्त हो गया, पूरी कहानी खत्म हो गई, तो वादी हद्दाद को मालूम चल गया कि उस प्लेन हाईजैक में इजराइल के 4 लोग थे, 3 सिविलियन और एक ऑफिसर योनी नेतन्याहू। अब वादी हद्दाद को लगा कि भाई अब मेरी जान बचना मुश्किल है, क्योंकि पूरी दुनिया मोसाद के बारे में जानती है कि मोसाद कितनी खतरनाक खुफिया एजेंसी है, वो कभी भी आपको नहीं छोड़ने वाली है। वादी हद्दाद दहशत में, मान लीजिए डरा सहमा सा, इस प्लेन हाईजैक के ठीक 15-16 महीने के बाद भाग कर जाता है कहां? इराक। और इराक में वो बगदाद में जाकर के खुफिया एजेंसी, जो बगदाद की जो खुफिया एजेंसी है और बाकी जो सिक्योरिटीज है, उनके सिक्योरिटी के अंदर जाके वो
अपना छिप जाता है, आप बोल सकते हैं, या अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर थे बेगिन साहब की फोटो आएगी, ये इन्होंने पूरा प्लान बना लिया था कि कैसे करके इस व्यक्ति को खत्म करना है। अब सवाल आता है कि भाई कैसे इसको मारा जाए, हद्दादी को, किस प्रकार से इसको मारा जाए हद्दाद को, और क्या स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाया कि इसको अगर मारना है तो ऐसा ना हो कि दुनिया को पता चल जाए कि हमने इसको मारा है। उसके लिए ढेर सारे तरीके थे। आप उसको साइनाइड दे सकते हैं, जहर दे सकते हैं, उसकी बिल्डिंग में आतंकवादी हमला कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इजराइल की जो मोसाद है उसने एक नई प्लान, नई स्ट्रेटजी बनाई और एक नया टेक्निक का इस्तेमाल किया उन्होंने कि हम इस तरीके से इस व्यक्ति विशेष को, इस आतंकवादी को खत्म कर सकते हैं और दुनिया को पता भी नहीं चलेगा कि हमने उसको मार दिया। और सच में भी यही हुआ, उन्होंने उसको मार दिया उस आतंकवादी को, और आज तक पता नहीं चला है कि इजराइल ने आखिर क्या ऐसा इस्तेमाल किया था जिससे वो आतंकवादी मारा गया। सबसे पहले क्या किया मोसाद ने, सबसे पहले जो आतंकवादी था, आतंकवादियों का अपना टीम होती है, अपना ग्रुप होता है, उसमें इनका एक अंडर कवर एजेंट था, एजेंट सैडनेस, एक अंडर कवर एजेंट था। उसको पहले ये पूछा गया, उससे बात करके ये बताया गया कि भाई क्या इसका डेली रूटीन है, किससे मिलता है, क्या यूज करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब कुछ पूरा इंफॉर्मेशन ली गई। क्योंकि कभी जब बड़ा ऑपरेशन किया जाता है तो ऐसा नहीं होता कि तुरंत अब गए और तुरंत मारना चालू, पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग बनती है। क्योंकि बड़े ऑपरेशन जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट होते हैं, उसकी एक भी पॉइंट यहां वहां लीक ना हो जाए, और पूरा बुलेट प्रूफ प्लान बनाया जाता है ताकि एक भी पॉइंट, निगेटिव पॉइंट ना निकल जाए और वो ऑपरेशन फेल ना हो जाए। ऑपरेशन का सक्सेस जो होती है बहुत मैटर करती है। तो जो अंडर कवर एजेंट था उससे सारी इंफॉर्मेशन ली गई, और इंफॉर्मेशन देने के बाद में उस समय इजराइल में एक IIBR करके संस्था थी, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है इजराइल का, 1952 में उसकी स्थापना हुई थी। उसने एक अजीब तरीके का एक जहर बनाया था, एक पॉइजन बनाया था, और उस पॉइजन का इस्तेमाल करने के बारे में मोसाद ने सोचा कि उस पॉइजन का इस्तेमाल करके हम इस आतंकवादी को खत्म कर सकते हैं। जो अंडर कवर एजेंट था उससे पूरी इंफॉर्मेशन लेने पे यह पता चला कि जो आतंकवादी है वो इस पर्टिकुलर ब्रांड का टूथपेस्ट इस्तेमाल करता है। बस मोसाद ने पूरी स्ट्रेटजी तैयार कर ली। मोसाद ने क्या किया कि वो जो टूथपेस्ट था, उन्होंने उस टूथपेस्ट की एज इट इज कॉपी बनाई, सेम वैसे ही डिब्बा था, सेम वैसे सब कुछ लिखा हुआ था, एज इट इज पूरा का पूरा ऊपर से कॉपी पेस्ट करके नया डिब्बा बनाया, और उसके जगह पे जो टूथपेस्ट था उसको उठवाकर अंडर कवर एजेंट से उन्होंने दूसरा टूथपेस्ट जो मोसाद ने बनाया था वहां पर रख दिया। जो आतंकवादी का टूथपेस्ट था और जो मोसाद का टूथपेस्ट था, अंतर सिर्फ उसमें इतना था कि आतंकवादी के टूथपेस्ट के अंदर टूथपेस्ट भरा हुआ था और मोसाद के टूथपेस्ट के अंदर टूथपेस्ट नहीं था। टूथपेस्ट के साथ में वहां पर पॉइजन था, वही पॉइजन जो IIBR ने बनाया हुआ था उस आतंकवादी पर्टिकुलर को मारने के लिए। जब वो आतंकवादी ब्रश करता था तो ब्रश के माध्यम से, जैसे अपन भी जब ब्रश करते हैं तो ब्रश के माध्यम से हम ब्रश करते हैं, तो ऐसा नहीं कि टूथपेस्ट साफ हो जाता है, हम कुल्ला कर दिया, मुंह से पानी फेंक दिया तो टूथपेस्ट साफ नहीं होता है। जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें ढेर सारे रंध्र छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उसके माध्यम से भी जो टूथपेस्ट होता है वो हमारे अंदर जाता रहता है। हालांकि जो हमारा टूथपेस्ट बनता है वो इतना ज्यादा केमिकल नहीं होता उसमें, फिर भी नुकसान तो देता ही देता है। तो वो जो टूथपेस्ट था वो 10 जनवरी 1978 को एक्सचेंज कर दिया गया, और वो आतंकवादी जैसे जैसे वो ब्रश करता था उसको पता भी नहीं चल रहा था कि वो कर क्या रहा है। वो ब्रश करता था, डेली आम इंसान ब्रश करता है, वो ब्रश करता था, उस ब्रश में टूथपेस्ट के माध्यम से वो जो केमिकल था, जो जहर था, वो धीरे धीरे मसूड़ों के माध्यम से उसके बॉडी में प्रवेश करने लगा। जब बॉडी में प्रवेश करने लगा तो 15-20 दिन 25 दिन के बाद में धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, उसको थकान से लगने लगी, उसके पेट में धीरे धीरे दर्द स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे उसकी भूख खत्म हो गई, मतलब कुल मिला के बीमार होना शुरू हो गया। उसको उसी समय इराक के एक बड़ा फेमस हॉस्पिटल है वहां पर उसको एडमिट कराया गया। एडमिट कराने के बाद में वहां पर उसका दवाइयां शुरू हुई, ढेर सारे तरीके, भाई अब इतनी जब सुरक्षा की गई थी तो लाजमी सी बात है डॉक्टर बड़े रहे होंगे, उसका दवाइयां शुरू किया गया, ढेर सारे टेस्ट हुआ, फिर भी जो डॉक्टर्स थे वो ये नहीं पता कर पा रहे थे कि आखिर ऐसी कौन सी इसकी बीमारी हो गई है कि पेट दर्द हो रहा है। पेट दर्द के सारे टेस्ट किए गए, भूख का, कमजोरी का, फीवर का, सारे के सारे टेस्ट किए गए। धीरे धीरे फरवरी बीत गया, तबीयत लगातार उसकी डाउन होती जा रही थी। जो इराक की खुफिया एजेंसी है मुखबरात, वो भी इस आतंकवादी के जहां पर रुका हुआ था वहां पर गई, ये क्या खा रहा था, क्या इस्तेमाल कर रहा था, सारा का सारा जो है वो इन्होंने
उठा लिया वहां से ताकि उसकी चेकिंग की जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं इसमें जहर हो। धीरे धीरे लोगों को शक हो गया था, डॉक्टर्स को और जो मुखबरात एजेंसी के लोग थे कि भाई इसके खाने में या कहीं पर्टिकुलर चीज में जहर मिलाया गया है, क्योंकि ऐसी टाइप की बीमारी हमने पहले कभी नहीं देखी है। लेकिन कमाल की बात थी कि जब सब खाने का सारा सामान लेकर गई इराक की खुफिया एजेंसी, वो टूथपेस्ट पर किसी का ध्यान नहीं गया, क्योंकि उनको यह भी नहीं पता था कि टूथपेस्ट से भी ऐसा कुछ हो सकता है। ढेर सारी जांच चली, इंक्वायरी हुई, ढेर सारा उसमें रिसर्च हुआ, कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे इसकी तबीयत और बिगड़ती गई और फाइनली आपको पता है कि यासिर अराफात करके व्यक्ति थे। जो यासिर अराफात था, यह भी यहूदियों का बहुत बड़ा दुश्मन था। इसको लग रहा था यासिर अराफात को कि जो आतंकवादी है वो मिल करके यहूदियों को समाप्त कर सकते हैं, इजराइल के पावर को कम कर सकते हैं। यासिर अराफात ने उस आतंकवादी को बर्लिन के एक बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहां पर लगातार उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और फाइनली 29 मार्च 1978 को 29 मार्च 1978 को उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने में उस टाइम पे पोस्टमार्टम के जो आपका फॉरेंसिक रिसर्च होती है, फॉरेंसिक टेस्ट होता है, फॉरेंसिक रिपोर्ट के गॉड कहे जाने वाले, उनका नाम था ऑटो प्रोकोप। जो दुनिया में उनका नाम चलता था कि कोई भी अगर दुनिया में किसी को कोई चीज ना पता हो फॉरेंसिक के बारे में, फॉरेंसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ऑटो प्रोकोप से बात करते थे। उनको उस समय का फॉरेंसिक टेस्ट का, फॉरेंसिक रिसर्च का गॉड कहा जाता था। उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया इस आतंकवादी का। उसमें उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि इसको निमोनिया हुआ था और ब्लीडिंग हो रही थी अंदर और इसकी डेथ हो गई। और उन्होंने स्टार लगा के लिखा कि ये 101% नेचुरल डेथ नहीं है, किसी पर्टिकुलर केमिकल का इस्तेमाल किया गया है। वो केमिकल कौन है वो ऑटो प्रोकोप तक को नहीं मालूम था, जबकि मैंने आपको बताया कि ऑटो प्रोकोप को फॉरेंसिक टेस्ट का फादर, गॉड फादर कहा जाता था उस समय। उनको हर एक चीज के बारे में, फॉरेंसिक के बारे में इंफॉर्मेशन थी। तो फाइनली उनके उस आतंकवादी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसको निमोनिया हुआ है, ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है, सारे बॉडी के फंक्शन काम करना बंद कर चुके हैं, उसके बावजूद भी ये नेचुरल डेथ नहीं है, इसको किसी पर्टिकुलर टाइप का जहर पॉइजन दिया गया है, ये नेचुरल डेथ नहीं है। और फाइनली जो मोसाद का ऑपरेशन था उस आतंकवादी को मारने का, वो समाप्त हो जाता है और एक टूथपेस्ट के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी, दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकवादी की डेथ हो जाती है और मोसाद अपने ऑपरेशन की सक्सेस पार्टी करना स्टार्ट कर देता है। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से, कितने शानदार तरीके से जो मोसाद है अपने दुश्मनों को खत्म करता है, अपने लोगों के साथ कुछ अगर गलत हुआ है या उस कंट्री के साथ गलत हुआ है उसका बदला पूरा कैसा करता है, और वादी हद्दाद जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे ही ढेर सारे ऑपरेशंस हैं इजराइल के, मोसाद के, हिंदुस्तान के, और ढेर सारी चीजें हैं, ढेर सारे ऐसे इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस हैं जो आपको जानना चाहिए। इंटरेस्टिंग होते हैं, इंफॉर्मेशन गेनिंग होते हैं। अगर आप ऐसा जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो के नीचे कमेंट में करके बताइएगा कि कौन से और टॉपिक्स हैं जिस पे आप वीडियो चाहते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज अगर आपको नहीं पता आप वीडियो में बता दीजिएगा। अगर मुझे मालूम होगा तो मैं वीडियो बनाकर बता दूंगा, और मुझे नहीं मालूम होगा तो मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ूंगा, रिसर्च करूंगा, दिन उसके बाद उस पर वीडियो बना दूंगा। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।